नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com को आपसे बहुत आर्थिक मदद की जरूरत है। आप हमें डोनेशन दें ताकि हमें किसी कॉरपोरेट घराने के दबाव में न रहना पड़े, ना ही किसी सरकार के दबाव में रहना पड़े। ईमानदार पत्रकारिता के लिए आज के जमाने में बहुत जरूरी चीज है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने और हमें डोनेशन दें। साथ ही साथ हमारा मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर दरअसल अफगानिस्तान पे लगी हुई है। अफगानिस्तान जहां पिछले 20 साल से अमेरिकी सेना वहां पे मौजूद थी, एक जंग की स्थिति वहां थी, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका ने तय किया है कि वो अफगानिस्तान छोड़कर वापस अपने देश जाएंगे। उनकी सेना का आखिरी टुकड़ी भी हम कह सकते हैं कि जो बागराम का एयरपोर्ट था वहां से जा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर अफगानिस्तान में खतरा मौजूद हो गया है। खतरा है तालिबान का, वो तालिबान जिसके किस्से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। वो तालिबान जो एक बार फिर से पूरे अफगानिस्तान को एक मध्यकालीन देश में तब्दील कर देना चाहता है। वो तालिबान जो आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। तो क्या अमेरिका के वहां से जाने पर और तालिबान के वहां आने की जो आशंका है, उसकी वजह से भारत को डरना चाहिए? क्या भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी? क्या भारत में कश्मीर की समस्या और दिक्कत पैदा करेगी? क्या कुछ अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच का गठजोड़ होगा? और क्या दुनिया इसको यूं ही देखती रहेगी? तो तमाम तरीके की चिंताएं हैं। इन चिंताओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर एस.डी. मुनी साहब। एस.डी. मुनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर ये कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका की फौजें वापस लौट रही हैं, इसको आप किस नजर से देखेंगे? इसकी एक परिभाषा ये भी की जा रही है तालिबान के खासतौर पर जो कट्टरपंथी लोग हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर्स को देखो हमने हरा दिया। ये है इस्लाम की ताकत, ये है तालिबान की ताकत। ये आप ठीक कह रहे हैं। यही नहीं, लोग ये कहते हैं कि कोई भी साम्राज्य अफगानिस्तान में कभी जीता ही नहीं। ये सिर्फ रूसी और अमेरिकन की बात नहीं है। इसको आप अंग्रेजों के साम्राज्य से भी जोड़ सकते हैं, पुराने सभी साम्राज्य से जोड़ सकते हैं। वहाँ एक अजीब सा स्वाधीनता का माहौल है वहाँ के लोगों में, और इसीलिए वहाँ का जो टेरेन है, जो जिस तरह का देश है, वो जो संस्कृति है, उससे ये साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि अभी तक कोई भी दूसरा, तो ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल। जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैंने कहा ना, आपके प्रश्न का जवाब दिया मैंने। अच्छा, तो ये मेरी आवाज नहीं आई? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद आप कुछ और आर्टिकुलेट करना चाह रहे हैं। अब ये सवाल इस बात को कि इससे तो तालिबान को और ताकत मिलेगी, और अगर तालिबान इस मिथ को बढ़ाने में कामयाब रहा तो ये अफगानिस्तान के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, साउथ एशिया के अच्छे संकेत नहीं है, और खासतौर पर वो जो इस्लामिस्ट फोर्सेज है उसके लिए अच्छे संकेत। देखिए, भारत के दृष्टिकोण से जो स्थिति पैदा होगी वो बहुत शुभ नहीं है। ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप। अब क्या होगा ये तय करना बड़ा मुश्किल है। एक बात जो स्पष्ट दिखती है वो ये है कि नेटो और अमेरिका की जो सेनाएं थी वो तो चली गई हैं वापस, और जा रही हैं। 11 सितंबर उनकी तारीख है, जब तक वो सब निकल जाएंगे। और उस वक्त तालिबान का क्या रुख होगा? जो भी संकेत मिल रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि तालिबान सारे अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहेंगे। जो उन्होंने अमेरिकनों से वादा किया कि वो अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर समझौता करेंगे और एक तरह का जो व्यवस्था है वहाँ की, उसको चलाए रखने की कोशिश करेंगे, वो सब उन्होंने नकार दिया है। पब्लिकली भी नकार दिया है, और वैसे भी उसकी विशेष उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत करा के सुलह करने की। अब जो तालिबान ग्रुप अफगानिस्तान को लेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसमें भी वो कोई एक बहुत संगठित समुदाय नहीं है, और इसीलिए उनमें भी आपस में फूट पड़ सकती है, जो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम करेगी और अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम करेगी। तो क्या क्या इसकी रूपरेखा उभरती है,
इन अमेरिकन ट्रूप्स के पूरी तरह से निकल जाने के बाद में अमेरिका कह रहा है कि हम आपके साथ लगे रहेंगे। अभी उन्होंने राष्ट्रपति घनी के साथ व्हाइट हाउस में बाइडेन ने बातचीत भी की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि हम आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो एक डिप्लोमेटिक आश्वासन से ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो ज़मीनी स्थिति है वहाँ पर, उसमें तालिबान ने जब से अमेरिकन ने ये डिक्लेयर किया कि हम तालिबान से बात करेंगे और अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, कम से कम 500 बिल्कुल इनोसेंट लोगों को उन्होंने मार डाला। और इस तरह की जो हकीकत है वो चल रही है अभी भी। तो देखना ये होगा कि किस तरह की रूपरेखा उभर कर आती है और उसमें जो तालिबान के समर्थक देश है, जैसे चीन भी है, रूस भी है, कुछ हद तक ईरान भी है और पाकिस्तान तो है ही है सबसे बड़ा, वो किस तरह से उसमें उलझ जाते हैं जो नई रूपरेखा उभर कर आती है। मैं समझता हूँ उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि भारत पे उसके क्या परिणाम होंगे। चीन पाकिस्तान से तो हमारे लगभग हॉस्टाइल रिलेशनशिप हैं। ईरान से हमारे एक जमाने में अच्छी दोस्ती वाले संबंध थे, रूस से भी हमारे दोस्ती वाले संबंध थे, लेकिन चीन और पाकिस्तान ये जरूर चाहेंगे कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए। क्या ये इस आशंका में को आप सही मानते हैं या इसे गलत मानते हैं? नहीं, भारत के प्रभाव को बढ़ाने में चीन और पाकिस्तान तस्दीक नहीं करेंगे, ये बात नहीं मानेंगे वो कभी भी, ये बात तो सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या रूपरेखा उभरती है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तालिबान के गुट अलग-अलग उभर कर आते हैं, देखिए उन्होंने हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट किया, तालिबान का एक ग्रुप है उसको सपोर्ट किया, कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है। और अफगानिस्तान में भी जो अभी की सरकार है और जो आम लोग हैं वहां पर, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। तो इस सब को पाकिस्तान कैसे संभालेगा? ये कोई आसान प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की रबर मोहर वहां पर चलती रहेगी जैसे ही कोई भी तालिबान आ जाएगा। वो कोशिश करेंगे, लेकिन संभावना इस बात की है कि पाकिस्तान के लिए भी चुनौती होगी। दूसरी तरफ चीन के लिए भी ये पुराना इतिहास है जिसमें तालिबान ने उगीर लोगों को मदद की है हमेशा से वहां से। और चीन को सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ये मदद फिर से, जैसे हमको खतरा है कि टेररिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, जैश ए मोहम्मद जैसे लश्कर ताइबा जैसे ग्रुप्स को बढ़ावा मिलेगा, उनको भी ये खतरा है कि उगेर जैसे लोगों को कहीं बढ़ावा नहीं मिले। इसलिए अगर आप इसको सकारात्मक ढंग से देखें तो मैं समझता हूँ हर स्टेक होल्डर का ये नजरिया रहना चाहिए कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, इंस्टेबिलिटी नहीं रहे और कोई किस्म का एक्सट्रीमिज्म वहां बढ़े नहीं। ये सभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी हक में ये है, चीन के भी हक में ये है, रूस और ईरान तो ऐसा मानते ही हैं, कहते भी हैं वो वहां पर। तो क्या होगा वो देखना पड़ेगा आशुतोष। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह हैं बहुत सारे, जवाब नहीं है हम लोगों के पास में। आपने कहा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आप जो अफगानिस्तान है अमेरिका के जाने के बाद वहां पे आप सत्ता का संघर्ष तीक्ष्ण होता देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ वारलॉर्ड्स भी बहुत बहुत सारे हैं। तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से कब्जा भी नहीं, कुछ इलाकों पे उनका कब्जा है और पहले से हिंसा बढ़ चुकी है। अमेरिका कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, जो भी बात करें नोशनल करें। तो अफगानिस्तान आप बहुत ही अस्थिर और हिंसा के दौर से गुजर सकता है, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल गुजर सकता है। और इसीलिए मैं ये भी मानता हूँ कि जो तालिबान के अलग अलग गुट हैं उनको वो अपना संप्रभुत्व कायम करने की कोशिश करेंगे, उसमें से कौन गुट उभर के आता है। लेकिन उनके हित में भी ये है कि वहां पर शांति और स्थिरता रहे, लेकिन होगी नहीं, उसकी आशंका बहुत कम है। और ये बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी और अस्थिरता हम देखेंगे। कश्मीर को पर क्या असर पड़ सकता है इसका? क्योंकि कश्मीर में पिछले दिनों एलिनेशन बढ़ा है जो धारा 370 के हटने के बाद से, तो कुछ लोगों की यह आशंका है कि कश्मीर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है और उन लोगों को एक तरीके से एक रिलीजियस जिसे कहते हैं कि वो एक ताकत मिल सकती है कि अगर अफगानिस्तान में
लंबी लड़ाई के बाद अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। और ऐसे लोग कम है हालांकि कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन ये वो लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं। नहीं, इसकी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। और उसकी एक और बड़ी वजह ये है, जैसा मैंने अभी कहा कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, वो लोग तालिबान के संपर्क में है। हकानी जैसे ग्रुप भी ये चाहते हैं कि भारत के सीमा पर पाकिस्तान के साथ अस्थिरता बनी रहे। और मैं समझता हूँ कि देखिए, अभी जैसे ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए हैं, उनको देखते हुए पाकिस्तान की सरकार भी उसमें बिल्कुल शामिल है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और अगर ये है तो आतंकवाद बढ़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि किसी किस्म का एक्सट्रीमिज्म अगर अफगानिस्तान में ज्यादा जड़ पकड़ता है तो उसके दूर दूर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है वो न चीन के लिए ठीक होंगे, न पाकिस्तान के लिए ठीक होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी टेररिस्ट का एक तबका ऐसा है जो उनकी सरकार को नहीं मानता है। एक तबका ऐसा है जो हक्कानी जैसे ग्रुप्स के खिलाफ भी है। तो वहां पर भी स्थिति कोई बहुत साफ ऐसा नहीं लगता है। और कोई भी समझदार सरकार पाकिस्तान की ये सोचना चाहिए कि इमीडिएटली उनको लगे कि हम हावी हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी परेशानियां पैदा हो सकती है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इस तरीके की खबरें हैं कि भारत सरकार की तरफ से तालिबान से संपर्क किया गया है, क्या ये सही नीति होगी भारत की? नहीं, संपर्क तो किया गया। इसमें देखिए, संपर्क की बात तो शुरू बहुत पहले वो शुरू हो गई थी। और आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक इनफॉर्मल डेलीगेशन टॉक्स के लिए भेजा था, ऑब्जर्वर बनाकर। और उसमें जो पुराने आईएफएस ऑफिसर्स हैं उनको भेजा था। तो देखने में तो ये लगे कि ये अनऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल बरदस्त उसके ऊपर जरूर था। मैं इस बात को बहुत गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि चूंकि स्थिति जिस ढंग से बदली है, हम लोग हमेशा पुरजोर ये कोशिश करते रहे कि अमेरिका वहां से निकले नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कोशिश करते रहे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है वो सुदृढ़ हो और उसका दबदबा रहे वहां पर। ये दोनों बातें गलत हो गई हैं। और इसीलिए स्थिति बदल कर एक अजीब सा तालिबान का ग्रुप वहां हावी होगा। इसलिए जो हमारे पुराने संपर्क हैं तालिबान के गुटों में, उनको सक्रिय करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। क्योंकि क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उससे अलग होना, भिन्न रहना, अलग थलग पड़ जाना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो जहां तक आप मूल्यों की बात करते हैं, उसमें ये बुरा लगता है कि हम क्यों तालिबान से बात करें। वो लोग एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते हैं और अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो हमारे पक्ष में कभी भी नहीं होगी। ये बात भी सही है, मान्यता के तौर पर ये बात सही है। लेकिन जो जमीनी स्थिति है उसमें अगर टोटल इंस्टेबिलिटी हो और हम वहां से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का हमारा इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी उम्मीदें हैं अफगानिस्तान से कि हम छाबार के रास्ते होकर, अफगानिस्तान होकर सेंट्रल एशिया से व्यापार करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान तो ये काम करने नहीं देगा, हमारी लिंक्स को नहीं बढ़ाने देगा। तो ये सब जो हमारे विजन्स हैं और इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। टेररिज्म का मामला बिल्कुल अलग है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत परेशानियां पैदा हो सकती है ऐसे माहौल में। और इसीलिए जरूरी है कि जो भी ग्रुप वहां पर पावर में आए, उसके साथ कोई न कोई खिड़की खुली रहनी चाहिए, कोई न कोई दरवाजा खुला रहना चाहिए। उसका मतलब गले मिलना नहीं है। अगर गले मिलने जाएंगे तो न तो तालिबान आपको गले लगाएंगे, न आप उनको गले लगा सकते हैं। लेकिन संपर्क रहना और आवाजावी रहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। प्रोफेसर मुनीम, मेरा एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस वक्त जो भारत की सरकार है उसको इस्लामिक वर्ल्ड में एंटी इस्लामिक के तौर पर देखा जाता है, जो भारत की स्थिति 2014 के पहले नहीं थी। ऐसे में तालिबान से संपर्क करना, क्या तालिबान उसको वेलकम करेगा या तालिबान उसको अलग नजरिए से देखेगा? और यह सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ईरान में अब जो नई सरकार बन रही, जो नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम है उसको वो मान्यता देने वाले लोग हैं।
तो एक तरफ ईरान में ऐसी सरकार का बनना, पाकिस्तान से हमारे रिश्तों का बहुत अच्छा नहीं होना और तालिबान का पूरी तरीके से इस्लामिस्ट रास्ते पर चलना और भारत के में की सरकार को वो एक एंटी इस्लामिक के तौर पर देखने वाले लोग हैं, तो क्या कैसा रहेगा ये रिश्ता? नहीं, देखिए, ये मैंने कहा ना, सिद्धांत तौर पर ये बात जमती नहीं है। भारत सरकार को ऐसे ग्रुप्स के साथ, ऐसे गुटों के साथ संपर्क रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक्सट्रीमिज्म जब भी होता है, भारत ने हमेशा से ये अपील की है। देखिए, हमने नेपाल के माओवादियों को संपर्क करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। तमिल एक्सट्रीमिस्ट के साथ हमने बात की, कई सारे ग्रुप के साथ बात की। एक दो ग्रुप एलटीटी वाले नहीं आए हमारी तरफ, वो दूसरी बात है। नक्सल लोगों से हम बात करने को तैयार है। तो जहां तक जमीनी स्थिति है, जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, पावर इक्वेशंस है, उसको देखते हुए कांटेक्ट रखना जरूरी है। उसको मैं पॉजिटिव मानता हूं। लेकिन वो कांटेक्ट आप किस लेवल पे रखते हैं, क्या बार्गेन करते हैं आप, क्या बातचीत करते हैं, कितना कुछ समझौता आप करने को तैयार हैं, ये अभी साफ नहीं है। और अगर वो समझौते ऐसे हो जो आमूल चूल हमारे मान्यताओं और मूल्यों को एक चुनौती देते हो, तो वो तो स्वीकार नहीं होगा। न भारत सरकार को स्वीकार होगा, न भारत के लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन एक इसी डर से कि हम बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, हम बात संपर्क नहीं रखें उन पर से, और से कोई भी रोष बढ़ेगा तो वो भी चाहेंगे कि उनके ऑप्शंस खुलें, और उस ऑप्शंस को खोलने में भारत एक जिम्मेदार शक्ति की तरह सामने उभर कर आए। तो मैं समझता हूं कि कुछ गुट तालिबान के भी ये चाहेंगे कि भारत भी गेम में रहे। भारत है नहीं, ज्यादा ढंग से नहीं है, लेकिन रहे, और जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे वो तालिबान के लिए अच्छा ही है। तो यही ईरान भी है, रूस भी है, अमेरिका रहेगा ही रहेगा वहां पर। और अगर उसमें वो भारत के लिए भी एक खिड़की खोल के रखें, एक संपर्क बना कर रखें, तो उनका भी फायदा है। और हमें तब तक नुकसान नहीं है जब तक हम अपने आधारभूत मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते हैं। आधारभूत मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एस डी मुनी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात खास है, और खास वो ये है कि तालिबान अफगानिस्तान में अगर सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी बहुत आशंका की जा रही है, तो भारत को बहुत सजग रहना पड़ेगा। बहुत सुखद स्थिति तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सरकार के स्तर पर एक दूसरे से संपर्क भी बनाए रखना होगा, और शायद यही सही नीति भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।